स्टूडेंट्स, इम्यूनाइजिंग एजेंट्स में सबसे पहली चीज़ है वैक्सीन्स, दूसरा है इम्यूनोग्लोबुलिन्स और तीसरा है एंटीसेरा। तो इम्यूनाइजिंग एजेंट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 वैक्सीन्स, नंबर 2 इम्यूनोग्लोबुलिन्स, नंबर 3 एंटीसेरा या एंटीसीरम। इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस है हमने उससे पहले पढ़ा कि 2 तरह का होता है, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है या पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन हमने पढ़ लिया था कि एंटीजन को बॉडी के अंदर इंसर्ट करना, उसकी पैथोजेनिसिटी को ख़त्म करके एंटीजेनिसिटी को बरकरार रखते हुए, एंटीजेनिसिटी बरकरार रहे उसकी और पैथोजेनिसिटी यानी कि उसकी जो बीमारी पैदा करने की ताकत है उसको ख़त्म करके हम बॉडी के अंदर डालते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। इसको हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन, डायरेक्ट हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज़ ही डालते हैं। उसके बाद जो हम इम्यूनाइजिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो वो हमने पढ़ेंगे 3 कैटेगरी के होते हैं। उसमें सबसे पहली कैटेगरी है वैक्सीन्स। अब वैक्सीन्स डिफरेंट टाइप की होती हैं। पहली चीज़, वैक्सीन्स है क्या? तो वैक्सीन्स जो हैं ये एंटीजेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये केमिकल एजेंट्स हैं, ये एंटीजेनिक सब्सटेंसेस हैं जो जब जिनको हम जब ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं या इनोकुलेट करते हैं, डालते हैं, तो ये स्पेसिफिक किस्म की, ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर पैदा करती हैं और जिसके नतीजे में कोई भी इंडिविजुअल किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और ये वैक्सीन्स जो हैं इसलिए हमेशा एंटी एक्टिव इम्यूनाइजेशन का ही काम करती हैं। तो ऑल एंड ऑल वैक्सीन्स क्या है? वैक्सीन्स कुछ तरह के केमिकल सब्सटेंस हैं या एंटीजेनिक सब्सटेंसेस हैं। जब उनको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है या इनोक्यूलेट किया जाता है या डाला जाता है तो वो बॉडी के अंदर ख़ास किस्म की, स्पेसिफिक किस्म की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं जो कि किसी भी इंसान को उस ख़ास बीमारी की, जिस बीमारी के लिए वैक्सीन डाली गई है, उस बीमारी से बचाने का काम करती है या प्रोटेक्ट करती है उसमें। अब वैक्सीन्स कई सारे ये तरह की होती हैं। उसमें सबसे पहले लाइव वैक्सीन्स। लाइव वैक्सीन्स का क्या मतलब है? इसमें वैक्सीन्स जो होती हैं, जो एंटीजन होते हैं, जो किसी भी पैथोजन, हमने बताया कि कोई भी जो पैथोजन होता है उसकी पैथोजेनिसिटी को ख़त्म करके और उसकी एंटीजेनिसिटी को बरकरार रखते हुए जब हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें हम लाइव वैक्सीन्स के अंदर जो एंटीजन होता है वो ज़िंदा होता है लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी ख़त्म कर दी जाती है, एटीन्यूएट कर दी जाती है। तो वो ज़िंदा है लेकिन एटीन्यूएटेड है, उसको अधमरा कर दिया गया है। तो जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर तो ये बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और बॉडी उसके ख़िलाफ़ जो है, उस बीमारी के ख़िलाफ़ अपने अंदर एक ताकत पैदा कर लेती है जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ या एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के ख़िलाफ़। जब भी दोबारा उस तरह का एंटीजन लाइव भी अगर आएगा तो हमारी बॉडी के अंदर उसके ख़िलाफ़ तैयार रहती हैं एंटीबॉडीज़, ये आर्मी तैयार रहती है, उसको ख़त्म कर देती है। इसकी ख़ास बात क्या है? जो लाइव इम्यूनिटी है, ये लाइव वैक्सीन्स है, इसकी इम्यूनिटी जो है बहुत लंबे वक्त तक बरकरार रहती है। दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर वो है कि इसको हम सिंगल डोज में दिया जाता है। सिर्फ एक ओरल पोलियो वैक्सीन है, OPV ऐसी जिसको मल्टीपल डोज में देना पड़ता है। अदरवाइज़ जितनी भी लाइव वैक्सीन्स हैं उनको सिंगल डोज में देने से ही काम चल जाता है। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है बॉडी के अंदर, काफ़ी लंबे वक्त तक वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बरकरार रहती है। तो लाइव वैक्सीन्स की ये ख़ास बात है। अब इसमें एक पॉइंट जो समझने का है वो ये है कि किसी भी वैक्सीन की ताकत को जानने के लिए क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए कि कोई वैक्सीन बहुत अच्छी है या बहुत अच्छी नहीं है, हम कैसे पहचान करेंगे। तो उसमें एक है, किसी भी वैक्सीन के अंदर 5 चीज़ें हम हमेशा देखते हैं। पहली चीज़ है सेफ्टी, कि वो कितनी सेफ़ है, बॉडी के अंदर जाने के बाद कोई रिएक्शन तो प्रोड्यूस नहीं करती है, कोई एडवर्स इफ़ेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं करती है। तो सेफ्टी पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है उसकी इफ़ेक्टिविटी, कि कितनी इफ़ेक्टिव है उस बीमारी को, कितने अगर हम उस वैक्सीन को लगा दें किसी इंसान में तो
उस ख़ास बीमारी के ख़िलाफ़ कितने % प्रोटेक्शन देती है, यानी कि 100 लोगों को अगर वो लगाएं तो कितने % लोग, 90%, 95%, 99%, 80%, कितने % लोग उस बीमारी से महफूज हो जाएंगे, यानी कितने % लोगों को वो बीमारी नहीं लगेगी। तो इफ़ेक्टिविटी कितनी है। तीसरी इसकी देखते हैं पोटेंसी, कि कितनी पोटेंट है वो, कितना ताकत से वो उसको ख़त्म करती है, कितने वक्त में ख़त्म कर देती है किसी भी बीमारी को जो या बीमारी के एजेंट को। तो पहली चीज़ इसमें सेफ्टी, दूसरी इफ़ेक्टिविटी, तीसरी पोटेंसी, चौथी जो चीज़ है इसके अंदर वो है ड्यूरेशन, कि उस वैक्सीन की इम्यूनिटी कितने वक्त तक बरकरार रहती है। तो ये उसकी ड्यूरेशन। और पांचवी चीज़ जो है कि उसको कितनी डोज में देना पड़ता है, सिंगल डोज में काम चल जाता है या और मल्टीपल डोजेज़ उसकी देने की ज़रूरत हमको पड़ती है। तो 5 चीज़ें किसी भी वैक्सीन की हमें ख़ासियत को बताती हैं। पहली चीज़ मैंने सेफ्टी, दूसरी इफ़ेक्टिविटी, तीसरी पोटेंसी, चौथी उसका ड्यूरेशन, कितने वक्त तक इम्यूनिटी रखती है, और पांचवी चीज़ जो है वो उसकी डोजेज़, के कितनी डोजेज़ उसकी देनी पड़ती हैं। एक डोज से काम चल जाता है, मल्टीपल डोज हमें देनी पड़ती है। जो इसकी एक दिक्कत है इसके साथ वो ये है कि इसमें कोल्ड चेन हमें बरकरार रखनी पड़ती है, यानी कि इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमें रखना पड़ता है। अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इसकी पोटेंसी फिर कम होने लगती है। तो लाइव वैक्सीन की एक जो दिक्कत है वो ये है, या एक जो इसका या उसको ख़राब इफ़ेक्ट कह लीजिए या उसकी कमज़ोरी कह लीजिए, वो ये है कि इसको जो लाइव वैक्सीन्स हैं इसमें सब ज़ीरो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है हमें, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा में रखेंगे हम इसको तो इसकी पोटेंसी कम होने का ख़तरा रहता है। एग्ज़ाम्पल जो हैं इसके वो BCG है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, मीज़ल वैक्सीन है, मीज़ल मम्स यानी कि और रुबेला, MMR जिसे हम कहते हैं, मीज़ल मम्स रुबेला, ये तमाम की तमाम लाइव वैक्सीन्स हैं। दूसरी कैटेगरी है इसके अंदर किल्ड वैक्सीन। इसमें क्या है कि कुछ तरह के केमिकल्स के ज़रिए हम ऑर्गेनिज़म्स को, जो बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिज़म है या एंटीजन है या डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट है, उसको हम किल्ड कर देते हैं केमिकल्स के ज़रिए या हीट के ज़रिए, उसी को किल कर देते हैं। इससे क्या होती है, उसकी जो पैथोजेनिसिटी वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसकी बीमारी पैदा करने की ताकत ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी एंटीजेनिसिटी बरकरार रहती है, यानी कि उसकी पहचान बरकरार रहती है। तो जैसे ही हम उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, बॉडी उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, उसको फ़ौरन बॉडी समझ के, और एंटीबॉडीज़ की शक्ल में इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। इसकी जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि इससे रिएक्शन ज़्यादा हो सकते हैं इस वैक्सीन से, तो कि बॉडी इसको एज ए फॉरेन बॉडी ट्रीट करती है और उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन भी, ये चूँकि एंटीजन जो है वो बरकरार रहता है इसमें, और एंटीजेनिसिटी जो है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होती, तो कभी कभी इससे रिएक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। एक तो इसकी कमी है, दूसरी क्या है कि इसको मल्टीपल डोजेज़ में देना पड़ता है, हमें 2 से 3 डोज में देना पड़ता है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक्स है। तीसरी चीज़ जो इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं वो कॉलरा वैक्सीन है, प्लेग वैक्सीन है, साल्क पोलियो वैक्सीन है जिसको IPV बोलते हैं, और इन्फ्लुएंज़ा किल्ड वैक्सीन है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं किल्ड वैक्सीन के। तो तीसरी कैटेगरी जो है वो है टॉक्सॉइड्स, यानी कि टॉक्सिन्स जो हैं, जो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स होते हैं, एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, और कुछ दूसरी जो टॉक्सिन्स होते हैं दूसरे एनिमल्स के ज़रिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उन टॉक्सिन्स के ख़िलाफ़ हम इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं वो ये है कि जो टॉक्सॉइड्स हैं, वो जो टॉक्सिन्स हैं, उनको हम मॉडिफाइड कर देते हैं, या उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि हम उसको डिटॉक्सीफाई कर देते हैं। उसमें भी यही होता है कि उसकी एंटीजेनिसिटी तो बरकरार रहती है, यानी कि उसकी टॉक्सिसिटी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी पहचान एंटीजेनिसिटी बरकरार रहती है। पैथोजेनिसिटी ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर पैथोजेनिसिटी जो मुराद है वो टॉक्सिसिटी है, तो टॉक्सिसिटी इसकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी जो एंटीजेनिसिटी है वो बरकरार रहती है। तो जैसे हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी इसके ख़िलाफ़ जो है रिएक्शन करती है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, और बॉडी के अंदर जो है इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस हो जाता है। इसके एग्जांपल डिप्थेरिया टॉक्सॉइड वैक्सीन है और टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन है, ये इसका एग्जांपल है टॉक्सॉइड्स का। चौथा जो इसमें कैटेगरी है वैक्सीन्स की वो है सेलुलर फ्रैक्शंस। हम कभी कभी क्या करते हैं कि बैक्टीरिया का जो फ्रैक्शंस है, यानी कि उसकी सेल वॉल का जो कुछ हिस्सा है, फ्रैक्शन कहते हैं टुकड़ों को,
तो उसकी सेल वॉल का हिस्सा लेकर और उससे वैक्सीन बनाते हैं। उसमें भी ये होता है कि पूरा हम बैक्टीरिया नहीं ले रहे हैं, तो उसकी जो पैथोजेनिसिटी है वो पूरे बैक्टीरिया के अंदर है, उसकी ताकत खत्म कर दी हमने, थोड़ा सा फ्रैक्शन ले लिया हमने जो एंटीजन बरकरार था, जिससे बॉडी उसको पहचान कर सके कि ये कोई बैक्टीरिया है उस खास किस्म का। तो हम उस खास किस्म के सेल वॉल को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, और उस एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने के बाद बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी जो है तैयार हो जाती है। तो इसमें जो एक दिक्कत है वो ये है कि इसमें हमें बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसमें मल्टीपल डोज देनी पड़ेगी और साथ साथ बूस्टर डोज भी देनी पड़ेगी हमें। तो इसमें बैक्टीरियल सेल वॉल से या बैक्टीरियल कैप्सूल से ही हम वैक्सीन तैयार करते हैं। इसमें ये जिसको हम सेलुलर फ्रैक्शंस कहते हैं। इसके अलावा इसके बाद है सब यूनिट वैक्सीन्स। तो जैसे बैक्टीरिया से हम सेल वॉल लेते हैं, ऐसी वायरस से हम सेल वॉल तो नहीं ले सकते, उसमें वॉल होती नहीं वायरस के अंदर, तो उसकी वायरस की हम कुछ कंपोनेंट ले लेते हैं, वायरस का कंपोनेंट लेकर उससे हम वैक्सीन तैयार करते हैं, जो उस वायरस के खिलाफ बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देता है। इसके बाद आता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेशन, कंबाइंड करना कुछ चीज़ों को। इसमें क्या करते हैं, ये लैब के अंदर जेनेटिकली इंजीनियर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन कहलाती हैं ये। यानी कि डीएनए को हम जेनेटिकली चेंज करते हैं, उसमें इंजीनियरिंग करते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए वैक्सीन्स है। क्या करते हैं इसमें कि वायरस की सब यूनिट लेते हैं, यानी कि उसका वायरस का एंटीजन लेंगे, और दूसरा वायरस जो एविरुलेंट है, यानी कि जो ख़तरनाक नहीं है, उस वायरस के जीनोम के अंदर उसको इंसर्ट करके फिर वैक्सीन हम बनाते हैं। तो एक वायरस की एंटीजेनिसिटी लेते हैं और दूसरे वायरस की जो ख़तरनाक नहीं होता उसका जीनोम लेकर उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, रिकम्बाइन कर देते हैं, डीएनए को उसके मिला देते हैं, और उससे फिर हम वैक्सीन तैयार करते हैं। इसके अलावा एक है कंबाइंड वैक्सीन्स। कंबाइंड वैक्सीन का मतलब क्या है कि इसमें एक से ज़्यादा टाइप के एंटीजन एक ही वैक्सीन में मौजूद होते हैं। यानी कि जैसे हम डीपीटी सुनते हैं, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ये तीन जो तरह के एंटीजन हैं एक ही वैक्सीन के अंदर मौजूद हैं। तो हम कई सारी तरह के एंटीजन, 3 तरह के, 2 तरह के, 5 तरह तक के वैक्सीन जो एंटीजन एक ही वैक्सीन में मिलाकर हम उससे वैक्सीन तैयार करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड वैक्सीन। इसके अलावा इस कंबाइंड वैक्सीन का फ़ायदा क्या है? इसमें एक जो है कि एक ही डोज के अंदर कई सारी बीमारियों के लिए एंटीबॉडी पैदा हो जाती है या इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। दूसरा है कि एक ही बार में कई सारी बीमारियों के लिए हमें टीका लग जाता है, बार बार जाना नहीं पड़ता क्लिनिक पे। तीसरा, ये 3 वैक्सीन लगाने से अच्छा है कि एक वैक्सीन लगा देते हैं हम। उसके नतीजे में ये होता है कि इकोनॉमिकल हो जाता है कि हम 3 वैक्सीन लगाएं और फिर एक वैक्सीन लगाएं, तो ये हमें ज़्यादा सस्ता पड़ता है बनिस्बत दूसरे वैक्सीन्स के, अगर हम अलग अलग लगाएं उन तीनों बीमारियों के लिए। इसके अलावा जो इसका एक फ़ायदा है कि इसमें जो अलग अलग तरह के हम एंटीजन मिलाते हैं, तो इनमें ऐसा भी होता है कि ये एक दूसरे को के इफ़ेक्ट को एनहांस करते हैं, बढ़ा देते हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ज़्यादा कर देते हैं। तो ये भी हमें जो कंबाइंड वैक्सीन से फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा है टिश्यू कल्चर वैक्सीन। ये सबसे बेहतरीन वैक्सीन है, टिश्यू कल्चर वैक्सीन। अब इसका मतलब क्या है? हम क्या करते हैं, कुछ तरह के जो एंटीजन हैं उनको चिक एम्ब्रियो सेल्स जो होते हैं या ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट लंग सेल्स जो होते हैं उनके अंदर उनको जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, उसको हम प्रोड्यूस कराते जाते हैं, उसको हम आगे ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जब एक सेल के अंदर हमने एंटीजेनिसिटी प्रोड्यूस करी, उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद दूसरा सेल बना, फिर उससे आगे सेल बने, उससे आगे सेल बने, तो उस एंटीजन की जो पावर है वो कम होती चली जाती है और वो ज़्यादा प्यूरीफाइड होता जाता है। तो एंटीजन की जो पैथोजेनिसिटी है वो बहुत ज़्यादा लेवल तक कम हो जाती है और बहुत उसकी जो ख़तरनाक होने की जो ताकत है वो बिल्कुल कम होने लगती है। तो इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर वैक्सीन। इसमें होता क्या है कि ये वायरस के जो स्पेशल सेल्स हैं, जिसको हम चिक एम्ब्रियो सेल्स है, दूसरा वीरो सेल्स ऑफ किडनी, मंकीज़ की जो वेरो सेल्स हैं उन किडनीज़ में पाए जाते हैं,
उनको यूज़ करते हैं, और ह्यूमन एम्ब्रियोनिक फाइब्रोब्लास्ट सेल, इनको हम यूज़ करते हैं। तो इनकी जो ख़ास बात है, जो हमने 5 पैरामीटर्स लिए थे किसी भी वैक्सीन को जांचने के, पहला था सेफ्टी, ये हाईली सेफ है क्योंकि मल्टीपल जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। दूसरा जो पैरामीटर था वो था इफ़ेक्टिविटी, ये हाईली इफ़ेक्टिव हैं। तीसरा जो पैरामीटर था वो था पोटेंसी, ये हाईली पोटेंट है, हाईली स्टेबल है। चौथा पैरामीटर था उसका ड्यूरेशन, इसकी जो ड्यूरेशन होता है इम्यूनिटी का, वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबे वक्त तक इसकी इम्यूनिटी बरकरार रहती है। और डोजेस जो थी वो उसकी डोजेस भी बहुत ज़्यादा कम होती है। एक जो इसका ड्रॉबैक है वो है कि ये बहुत कॉस्टली होती है, लेकिन इसकी जो रिएक्टिविटी है, जो यानी कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है या एडवर्स रिएक्शन जो है वो बहुत ही कम होते हैं। तो ये इन तमाम वैक्सीन्स का जो हमने पढ़ी है उनमें सबसे बेहतरीन जो है वो टिश्यू कल्चर वैक्सीन है, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो कॉस्टली होता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो PVRV यानी कि प्यूरिफाइड वेरोसल रेबीज़ वैक्सीन, PVRV प्यूरिफाइड वेरोसल रेबीज़ वैक्सीन, और HDCV ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, ये रेबीज़ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो टर्म्स यूज़ होती हैं वैक्सीन्स के अंदर वो हैं, उनको समझना थोड़ा ज़रूरी है। फिर पॉलीवैलेंट वैक्सीन आप देखें, पॉलीवैलेंट यानी कि बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट। तो पॉलीवैलेंट यानी कि एक से ज़्यादा, उसमें होता क्या है कि एक से ज़्यादा टाइप की जो स्ट्रेन है किसी भी वैक्सीन के अंदर, जब किसी भी बैक्टीरिया या वायरस की एक से ज़्यादा टाइप पाई जाती है, यानी कि एक ही वैक्सीन के अंदर कई सारी जो है एंटीजन मौजूद हों, स्ट्रेन मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं पॉलीवैलेंट वैक्सीन। दूसरा एडजुवेंट वैक्सीन, कभी कभी हम एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, कुछ तरह के एडजुवेंट यूज़ करते हैं, उसमें एब्जॉर्ब करा देते हैं एंटीजन को, जिससे उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है, तो उनको हम एडजुवेंट वैक्सीन बोलते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम वैक्सीन को पाउडर की फॉर्म में ले आते हैं, इसको हम फ्रीज ड्राइड वैक्सीन बोलते हैं। तो उसके साथ हम डाइल्यूशन सब्सटेंस रखते हैं कि उसको कभी भी डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल सेलाइन से है या नॉर्मल जो वाटर है, नॉर्मल सेलाइन या प्यूरिफाइड वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर जिसको हम कहते हैं, उससे हम डाइल्यूट कर सकते हैं इसको। तो ये जो वैक्सीन होगी फ्रीज ड्राइड, इसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी, ज़्यादा लंबे वक्त तक स्टेबल रहती है, इसकी ये ख़ास बात है। तो जहाँ तक हमने वैक्सीन के बारे में पढ़ा, वैक्सीन्स की अलग अलग टाइप्स हैं। उसमें पहली है लाइव वैक्सीन, दूसरी है किल्ड वैक्सीन, तीसरी है टॉक्सॉइड्स, चौथा है सेलुलर फ्रैक्शंस, पांचवा है रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स, छठा है सब यूनिट वैक्सीन्स, सातवां है इसका कंबाइंड वैक्सीन, और आठवां है टिश्यू कल्चर वैक्सीन। ये तमाम के तमाम जो वैक्सीन रिलेटेड एक जानकारी है।